केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं प्रहार। आज प्रहार में बात पीओके के लोगों के उस प्रहार की करेंगे जो हुआ तो पाक सेना पर है, लेकिन उसका असर सेना प्रमुख से लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों पर हुआ है। और इस कदर असर हुआ है कि सेना प्रमुख की कब्र अब पाकिस्तान के किसी कोने में भी खुदने तय हो गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको बताऊंगी, क्योंकि पीओके के लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी किसी को लेकर है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सेना प्रमुख को लेकर। और पूरी नाराजगी, अभी तस्वीर क्या है, पूरी स्थिति आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में इस समय जो हालात बने हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में बड़ी टूट तय है। पाकिस्तान में टूट मतलब पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है। और भारत के सेना प्रमुख इस बात की चेतावनी पाकिस्तान को पहले ही दे चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाला दिसंबर पाकिस्तान का टूटना तय है? पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पाकिस्तान 3 से 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। आखिर ये बात क्यों कह रहे हैं हम, और क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खंड खंड होने को लेकर, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। बात अपने देश उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, अपने देश से खबर उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ताबड़तोड़ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। संभल हो या बरेली, जहां जहां सरकारी भूमि पर कब्जा है वहां वहां कार्रवाई जारी है। संभल में मैरिज हॉल से शुरू हुई कार्रवाई अब बरेली तक पहुंच गई है। बरेली के बारात घर तक कार्रवाई की गई है। संभल में स्थिति यह है कि प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद तालाब पर बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए लोग खुद ही छेनी हथौड़ा लेकर जुट गए हैं। इस वक्त संभल और बरेली में क्या स्थिति है, प्रशासन ने लोगों को क्या चेतावनी जारी की है, प्रशासन की ओर से संभल, बरेली और उन सभी जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण है वहां पर क्या कार्रवाई के लिए कहा गया है, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के डरपोक सेना प्रमुख की। तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जिसका आर्मी चीफ कैलेंडर की हर तारीख के साथ उसके बर्बादी और तबाही की नई स्क्रिप्ट लिख रहा है। वर्दी में मुनीर अपने ही लोगों का कातिल बन बैठा है, इस बात से अनजान कि वो जो कर रहा है उससे वो अपना कफन तैयार कर रहा है और अपने ही लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको बलूचिस्तान की दिखाते हैं, जहां पीओके के बाद मुल्ला मुनीर ने अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो क्या करने वाला है आखिर ये मुल्ला मुनीर, यहाँ के लोग क्या जवाब देंगे इस अत्याचार का, और क्या अत्याचार वो करने वाला है, इसको लेकर पीओके के लोगों ने क्या तैयारी की है, ये आपको बता रही हूँ। मुनीर पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए अब टैंक डिप्लॉय कर रहा है, ऑटोमेटिक हथियारों से लाश बिछाने का ऑर्डर दे रहा है। जानकारी के अनुसार बलूचिस्तान में 24 घंटे में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब लोगों ने ये तक तय कर लिया है कि पाक सेना प्रमुख की कब्र कहीं खुदेगी तो वो खुदेगी पीओके के इलाके में, जहां पर एक तरफ लगातार पाकिस्तान में आतंकी कैंप को पनाह दी जा रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं जब स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो उन पर जुल्म ढाए जाते हैं। टैंक तक तैनात कर दी गए। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के लोगों पर, पीओके के लोगों पर कैसे अत्याचार किया है, और बलूचिस्तान के लोग सब इसके पहले भी कई बार अपनी नाराजगी दिखाते रहे। पीओके की तरह बलूचिस्तान में भी लोगों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान सेना के काफिले को रोककर महिलाएं अपना विरोध जता रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा त्रस्त हैं पाकिस्तान सेना की मनमानी से। कभी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, कभी महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, कभी महिलाओं को उठाकर लेके ये चले जाते हैं, और इसी को लेकर पाकिस्तान में पीओके के लोगों में नाराजगी है। पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम पर जबरन कब्जा कर रखा है, हमें सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, हमारी महिलाएं और बच्चों पर अत्याचार किया जाता है, और आज वही महिलाएं कैसे पाकिस्तान की सेना को वापस जाने के लिए कह रही हैं। सड़क पर मौजूद इस महिला को देख लीजिए जो सड़क पर पहुंची हुई है और सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को वापस जाने के लिए कह
कह रही है, क्योंकि इनका कहना है कि पाकिस्तान सेना की दखल अंदाजी बलूचिस्तान पीओके के इलाके में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और अब लोगों ने सर पर कफन बांध लिया है, महिलाओं ने सिर पर कफन बांध लिया है, खुद चौराहे पर खड़ी होकर, सड़क पर खड़े होकर पाकिस्तान की सेना को वापस भेजने के लिए कह रही है। उनका कहना है कि पाक सेना वापस जब तक नहीं जाएगी ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो एक तरफ पीओके और बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ विरोध जारी है, तो वहीं भारत की सेना प्रमुख की यह तस्वीर भी पाकिस्तान के खात्मे का अल्टीमेटम है। भारत के सेना प्रमुख ने संयम को लेकर पाकिस्तान की सीमा को चेतावनी भी दी है। उसके बाद पाकिस्तान का डर भी लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारतीय सेना प्रमुख बार बार ये कहते रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर हमने तैयारी पूरी कर ली है। पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, लेकिन आने वाले समय में पाकिस्तान को उसकी करनी का अंजाम भुगतना होगा। आखिर क्या कहते रहे हैं सेना प्रमुख, ये तो आपको सुनाऊंगी ही, लेकिन अभी हम ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर ने अपना कफन तैयार कर लिया है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बाद पाकिस्तान का खाक होना तय है। भारत के आर्मी चीफ के बयान पर पाकिस्तान ने क्या कहा है ये आपको सुनाते हैं। तो बता दें आपको कि गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कहना है पाकिस्तान सेना प्रमुख का। आक्रामकता के लिए, मनमाने बहाने के लिए एक नए प्रयास का संकेत देते हैं। उनका यह भी कहना है कि इसमें आगे यह कहा गया है कि इसके दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि भारत के शीर्ष पदों से आ रहे भ्रामक, भड़काऊ और राष्ट्रवादी बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के रक्षा मंत्री, सेना और वायुसेना प्रमुखों के बयान भड़काऊ हैं, यानी कि वो भारत के लोगों के, भारत के सेना प्रमुख के और भारत के नेताओं के बयानों को भड़काऊ बता रहे हैं और भविष्य में संघर्ष विनाश का कारण भी बन सकता है, चेतावनी दे रहे हैं इस बात की। और अगर दुश्मनी का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हालांकि भूल गए हैं शायद आसिम मुनीर कि भारत पर पाकिस्तान की इस गिदड़ भपकी का न पहले कभी असर हुआ है और न अब असर पड़ने वाला है। उनका यह भी कहना है कि हम बिना किसी हिचकिचाहट या संयम के मजबूती से जवाब देंगे। खैर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मजबूती सबने देखी है कि चीनी खिलौनों का इस्तेमाल कैसे किया उन्होंने और उन खिलौनों को भारतीय सेना ने कैसे नष्ट कर दिया। अब आपको वो भी बयान सुना देते हैं जिसको लेकर पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है बल्कि आने वाले समय में पाकिस्तान के टूटने और मिट्टी में मिलने का अल्टीमेटम भी है। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है मुझसे दूर कहां जाएगा। और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। All I can say with respect to POK that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. But I do want to say one thing. 16 दिसंबर 1971 ये वो तारीख जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता है। 1971 के युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत शुरू हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत से युद्ध किया और नतीजा दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और अब एक बार फिर वही हालात बन रहे हैं और 16 दिसंबर की तारीख भी नजदीक आ रही है। इसीलिए पाकिस्तान में डर की स्थिति है कि कहीं पाकिस्तान एक बार फिर टूट ना जाए। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का जो ट्रेलर दिखा है उसके बाद मुनीर अपने लिए दुआएं मांग रहा है। मुनीर समझ चुका है कि अगर अगली बार बगावत की या आग भड़की तो पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। पीओके से आई इन तस्वीरों को मुनीर ना भूले तो बेहतर है। मुनीर को एक बार फिर अपनी टीवी सेट ऑन करके यह तस्वीरें जरूर देख लेनी चाहिए कि कैसे
पीओके के लोगों ने उसके कमांडर्स की पिटाई की थी और उन्हें बंधक बनाया था। ये तस्वीरें कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान के पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों ने पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी पुलिस को सबक सिखाया था और वहां पर भारत के समर्थन में नारे भी लगे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि भारत के समर्थन में पीओके या बलूचिस्तान में नारे लगे हों। पीओके के लोग तो खुलकर कहते हैं कि वो भारत में जाना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो भारत का हिस्सा बनते हैं तो उनका विकास किस गति से होगा। जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के नेताओं ने उनको पीछे धकेल दिया है, उनका विकास नहीं हो रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर वो भारत का हिस्सा बनते हैं तो उससे 4 गुना ज्यादा सुविधाएं उनको भारत में मिलेंगी। इसीलिए बार बार पीओके के लोग ये कहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसी की बिलबिलाहट पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेताओं में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में इस बगावत के बाद मुनीर और शहबाज ने सरेंडर कर दिया है, प्रदर्शनकारियों की हर शर्त मान ली है, लेकिन पीओके के लोगों से वादा किया गया है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पीओके के लोग ये जानते हैं कि वादे सिर्फ कागजी हैं, ये वादे पूरे होने वाले नहीं हैं। वादे क्या किए गए हैं अब आपको ये बता देती हूँ। ये कहा गया है कि विरोध प्रदर्शनों के बाद JKJAC और पाकिस्तान सरकार में समझौता हुआ है, यानी कि ये फेक बात सबसे पहले कही गई है। इस समझौते में विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की बात कही गई है। मुजफ्फराबाद में शैक्षिक बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई है, जो अब तक नहीं हुआ है, उसके वादे किए गए हैं। हालांकि ये वादे पहले भी किए जाते रहे हैं। पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए देने की बात कही गई है, लेकिन पीओके के लोग जानते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं और सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रदर्शन, नाराजगी है, शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। पीओके के सभी जिलों में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की बात भी कही जा रही है। शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने 38 मांगों का एक घोषणा पत्र तक जारी किया था। क्या उस पर भी विचार किया जाएगा? इस पर कोई बात नहीं कही गई है। इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि वो उन्हें स्वीकार करें, नहीं तो वे सड़कों पर उतरेंगे। प्रदर्शन के बाद 25 मांगे मानी गई हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। पीओके में स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर शरीफ ने बुधवार को इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा भी था। ये दल 2 दिनों तक बातचीत में शामिल रहा। अब सोचिए कि पाकिस्तान सरकार ने जो पीओके के लोगों से वादा किया है, क्या कंगाल पाकिस्तान उसे पूरा कर पाएगा? ये तय नहीं हो पाया है और अभी तक पाकिस्तान की सेना के साथ पाकिस्तान के नेता भी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल पाए हैं और ना ही ये बात पूरी की जाएगी जिसके दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर से। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये जो वादे किए गए पूरे नहीं होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि पीओके में क्या होगा। एक बार फिर बगावत होगी, प्रदर्शन होगा और लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये बगावत, ये प्रदर्शन पिछले प्रदर्शन से और बड़ा होगा। बगावत का नतीजा क्या होता है, ये आपको 2 तस्वीरों से समझाते हैं हम कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। एक बार फिर वो तारीख आ रही है, फिर वही हालात हैं। तो क्या 54 साल पहले ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ वो अब पीओके में होने वाला है? क्योंकि पीओके और बलूचिस्तान के लोग तो बार बार ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की सेना और नेताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दी जाती है कि हम आपकी बातों को मानेंगे, लेकिन उसका कहीं कोई असर दिखाई नहीं देता है। बातें और दावे सिर्फ कागजी साबित होते हैं। पाकिस्तान हर मोर्चे पर घिरा हुआ है और कैसे मुनीर शहबाज की जोड़ी पाकिस्तान के लिए एक एक करके कब्र खोद रही है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। पीओके से बलूचिस्तान तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो अल्टीमेटम है पाकिस्तान को, कटोरा शरीफ को, मुल्ला मुनीर को। बीते एक हफ्ते में पीओके से जो तस्वीरें आई उससे साफ हो गया कि अब अगर मुनीर और शहबाज की शेख चिल्ली जोड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है तो पाकिस्तान से पीओके की टूट पक्की है। इस प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ पीओके के लोगों ने पाकिस्तान सेना की जमकर पिटाई की, बल्कि बताया कि पीओके की आवाम पाकिस्तान से अलग होने का मूड बना चुकी। पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से में हालात ऐसे ही हैं। पीओके में जबरदस्त विरोध के बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने सरेंडर किया।
तो वहीं अब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। दरअसल लंबे समय से पाकिस्तान की सेना इसी तरह अपनी आवाम पर अत्याचार कर रही है। पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचिस्तान, खैबर और पीओके में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को विदेशों में गिरवी रख रहे हैं, लेकिन इन इलाकों के लोग इसका विरोध करते हैं। इसी विरोध से बौखलाकर मुनीर और शहबाज इन इलाकों में सेना और पुलिस भेजकर लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक लोगों ने सेना और पुलिस को बंधक बनाकर पीटना शुरू कर दिया है। वहीं बलूचिस्तान की बात करें तो प्रदर्शन बीते कुछ सालों से हिंसक हो गया है। 1 फरवरी पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला, 18 मौत। 11 से 12 मार्च जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, 59 मौत। 15 मार्च पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला, 12 मौत। 22 से 24 जुलाई आईईडी से पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर हमला, 23 मौत। 30 सितंबर पाकिस्तानी सेना के फ्रंटियर मुख्यालय पर हमला, 17 मौत। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अब पाकिस्तान सेना के खिलाफ विद्रोह की आवाजें तेज होने लगी हैं। पीओके के बाद अब बलूचिस्तान एक बार फिर हॉट पॉइंट बनता जा रहा है। पाकिस्तान की अत्याचारी सेना के खिलाफ अब मुनीर के कमांडरों ने ही बगावत शुरू कर दी है। इस वतन पर हमारे हजारों शहीदों के कब्रिस्तान है जिन पर तुम सीपे गुजार रहे हो और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूं। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें इस काम के लिए। अगर इसमें बलोच का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूं ये मेरे इस्तेसाल के लिए बनाया गया है और मैं अपना इस्तेसाल उन्हें नहीं दूंगा। आए रोज ये कत्ल करते हैं, लापता अफराद करते हैं, इनके अपने जेल है, हमारी औरतों की असमत दरिया करते हैं। बताया जाए बारकान में इस कौमी तहरीक को काउंटर करने वाला कौन है? डेरा बुगटी में कौन है? गुजार जहरी में कौन है? अगर नहीं पता है हम बताते हैं। मुसल्ला लोगों को हम जानते हैं। मुसल्ला दिफा को बनाने वाला कौन था? आज भी यही सरफराज, यही प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ उसे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बयानात देते हैं। मैं किसी सियासी पार्टी के हक में बयान नहीं दे सकता, लेकिन मैं इस बंदे के खिलाफ बोल सकता हूं। ये हक मुझे सरजमीन ने दिया है, इस कौम ने दिया है कि मैं इस कौम के दुखों को अपना दुख समझूं। कौन है लापता अफराद का फैमिली नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान सेना के कमांडरों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ अब शहबाज सरकार पर बलूचिस्तान के हुक्मरानों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। आज किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, व्हाट अ जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में विद्रोह तेज है। पीओके में तो बगावत की आग इतनी तेज फैली कि झुलसने के डर से मुनीर और शहबाज ने मिलकर सरेंडर करने का फैसला कर लिया। पीओके के लोगों ने इस बार चेतावनी देकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को आखिरी चेतावनी दे दी, लेकिन इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं, जिसके बाद पाकिस्तान की टूट तय। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल पीओके में जो बगावत की आग सुलगी है उससे पाकिस्तान के हथियारों और सेना की कैपेबिलिटी का भी पता चल गया है। पीओके में आवाम ने पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए हैं, जिससे ये फिर साफ हो गया है कि पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे में केवल खाली खोखा है, जिनसे वो पाकिस्तान के लोगों को दिलासा तो देता है कि हम दुश्मन से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कितना तैयार है ये सच्चाई सबके सामने है।
पाकिस्तान सेना के हथियार कैसे 5 दिनों की बगावत में ढेर हो गए हैं। इन तस्वीरों में देख लीजिए, जहां लोगों ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और तो और हथियार और वर्दी को भी सेल पर डाल दिया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि वो हथियार और वो वर्दी जिसे लेकर और जिसे पहनकर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की पुलिस पीओके के लोगों पर धौंस जमाने के लिए पहुंची थी, उसी पीओके के लोगों ने कैसा धोया है पाकिस्तानी सेना और पुलिस को, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी खाली कारतूस के भरोसे है, तो वहीं भारत की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और इस दौरे में भारत और रूस के बीच डिफेंस को लेकर कई बड़ी डील हो सकती है, जिस पर पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि भारत के दुनिया के देशों के साथ कैसी दोस्ती है, कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं और पाकिस्तान इसी बात से डरा रहता है और हमेशा अमेरिका और चीन के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर छिटपुट हमले की हिमाकत की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें S-400 की अहम भूमिका थी। और अब खबर है कि भारत को रूस S-500 दे सकता है। ये S-500 कितना खास है और पाकिस्तान के लिए क्यों खतरनाक है, ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन साथ ही ये भी बता दें कि पुतिन के भारत दौरे को लेकर अब तक क्या जानकारियां सामने आई हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दिसंबर यानी आने वाले दिसंबर में, अगले 1.5 से 2 महीने के भीतर दिसंबर में भारत आएंगे रूस के राष्ट्रपति। पुतिन ने खुद दौरे को लेकर बयान दिया है। 4 साल के बाद पुतिन का यह भारत का दौरा है। आखिरी बार साल 2021 में पुतिन भारत आए थे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस दौरान शिखर वार्ता होगी, साथ ही कई मुद्दों पर भी सहमति बन सकती है। आपको याद होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए रशिया गए थे, मॉस्को गए थे, तो उस वक्त कैसे रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत तो किया ही था और एक दोस्त की तरह उन्हें अपना पूरा घर घुमाया था। वो घर जहां हाई सिक्योरिटी होती है, जहां कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ खास लोगों को लेकर ही पुतिन जाते हैं। इन खास लोगों में भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। भारत के दौरे से पहले पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है, साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व और फैसलों को भी सराहा है। उन्होंने क्या कहा है भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, सुनिए। Our relations with India are of special nature. Ever since the Soviet Union, Prime Minister Modi is a very reasonable, wise leader. He's very oriented in the interests of his nation, and everyone in India knows that. So now our priority is to build effective, mutually beneficial trade ties. और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि S-500 से भारत की ताकत बढ़ेगी, लेकिन कैसे इस हथियार से हमेशा के लिए पाकिस्तान भूगोल से गायब हो सकता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के हर वार को निस्तनाबूद करता चला गया। भारत के S-400 के आगे पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स ने सरेंडर कर दिया था। S-400 की कैपेबिलिटी कितनी है, S-400 कितना अचूक है, ये तो मुनीर की पूरी फौज को पता है। इसी S-400 के डर से पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी जहाज टेक ऑफ करने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। ये तो पहले ही साफ हो चुका है कि पाकिस्तान अगर इस बार कोई हिमाकत करेगा तो भूगोल में उसका नामो निशान मिट जाएगा। भारत के सेना प्रमुख ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह का संयम नहीं बरता जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इस बयान से तो साफ हो गया है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को जमींदोज करने के लिए हर तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तान की एक हिमाकत और पूरा पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान की कब्र सजाने के लिए अब भारत के बेड़े में एक और नाम जुड़ा है, S-500।
S-500 S-400 से ज्यादा खतरनाक है, विध्वंसक है। भारत के पास अब दुनिया का सबसे सटीक वार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आने वाला है। पाकिस्तान के एयरफोर्स में जितने भी खोखले जहाज हैं, S-500 हर फाइटर जेट को ट्रेस कर सकता है। S-500 S-400 का अपग्रेड नहीं बल्कि एक नई पीढ़ी का हथियार है जो हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों और यहां तक कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए S-400 ही काफी है, लेकिन S-500 से यह तय हो जाएगा कि पाकिस्तान की एक हिमाकत और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म। S-400 KR की किलिंग रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि S-500 की रेंज 800 किलोमीटर तक है, यानी 800 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाज पर निशाना। S-400 600 किलोमीटर से दूर दुश्मन के जहाज को ट्रैक कर सकता है, जबकि S-500 2000 किलोमीटर दूर से यह काम कर सकता है। 30 किलोमीटर ऊपर तक हमला कर सकता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हमला कर सकता है। S-400 की मिसाइल स्पीड 8000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि S-500 की मारक क्षमता 24000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब मुनीर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से प्लेन टेक ऑफ करवाता है तो भारत के पास इसकी पूरी जानकारी होगी। दुनिया में रूस के अलावा किसी भी देश के पास फिलहाल ये तकनीक नहीं है और भारत अब S-500 मिलने के बाद डिफेंस सिस्टम में और मजबूत होने वाला है। इस खबर के इस्लामाबाद पहुंचते ही शहबाज और मुनीर बेचैन हो रहे हैं। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान की सेना को लाठी और डंडों से कोई और नहीं बल्कि वहां की आवाम ही पीट रही थी। मुनीर अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रखे हथियारों का इस्तेमाल अपने ही आवाम के लिए कर रहा है। चीन और अमेरिका से चंदा बटोरकर पाकिस्तान के लिए दगे हुए कारतूस खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी पोल खोल कर रख दी। The character of war is ever changing, and जो अगली लड़ाई होगी, the next war is not going to be exactly like the previous one. It is going to be different. So उसके लिए हमें अपनी thinking caps हमेशा on रखनी है। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम भी इस बात को समझ चुकी है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अब खोखली हो चुकी है। हथियार तो हैं, बारूद नहीं है। पाकिस्तानी सेना में बगावत की आवाज भी उठने लगी है। तो वहीं सत्ता के लिए सेना और सरकार का टकराव पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं, अगर अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज छुट्टी के दिन बुलडोजर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा। संभल में अवैध अतिक्रमण और बरेली में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही और इस बुलडोजर एक्शन के बीच डर इस कदर लोगों में था कि प्रशासन ने जो तैयारियां की थी उसको देखते हुए कोई भी घरों से बाहर नहीं निकला है। अभी सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं संभल से, जहां अवैध अतिक्रमण पर मस्जिद बनाया गया था, यानी तालाब पर यह मस्जिद बनाया गया था अवैध तरीके से और बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर होनी थी। लेकिन कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो लोग खुद ही हथौड़ा लेकर बुलडोजर की जगह पहले इस बिल्डिंग को तोड़ने लगे और इस बिल्डिंग को, इस अवैध मस्जिद को तोड़ने के साथ साथ बुलडोजर कार्यवाही भी की गई है। हालांकि संभल में बुलडोजर वाली कार्यवाही भी की गई है। दोपहर में भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर पहुंचा और उन हिस्सों को गिराया जहां अवैध निर्माण किया गया था। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ऊपर के हिस्से को लोगों ने छेनी हथौड़े से खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जो नीचे का इलाका था, जो बड़ा एरिया था, वहां पर बुलडोजर एक्शन किया गया है। संभल के बाद बात बरेली की कर लेते हैं। बरेली में दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। मौलाना के सहयोगियों की काली कमाई पर पीले पंजे वाला प्रहार हो रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, यानी संभल से लेकर बरेली तक बुलडोजर का एक्शन जारी है। जहां जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है वहां वहां कार्रवाई हो रही है। संभल से बरेली तक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और एक्शन के जरिए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले हर शख्स को योगी सरकार का खास मैसेज भी दिया जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कानून का इकबाल क्या होता है, बुलडोजर वाली कार्रवाई क्या होती है और उत्तर प्रदेश में प्रशासन कैसे चलता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। मस्जिद की छत पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, हाथों में हथौड़ा है।
मस्जिद की दीवार और छतों को तोड़ा जा रहा है। अदालत से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। मस्जिद अवैध जमीन पर बनी थी। प्रशासन का बुलडोजर तैयार था, लेकिन बुलडोजर वाली कार्रवाई के पहले ही हथौड़ा वाला एक्शन शुरू हो गया। मस्जिद की छत पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। संभल के राया बुजुर्ग की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल के राया बुजुर्ग की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर बुलडोजर से मस्जिद को गिराने का काम चल रहा है। और बड़ी बात यह है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले प्रशासन ने कहा था कि मस्जिद कमेटी खुद ही ये तय करे, खुद ही वो बुलडोजर से या जैसे भी इस मस्जिद को गिराना चाहे गिरा ले, नहीं तो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और ये बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मस्जिद कमेटी ने खुद ही ये तय किया कि हम खुद से मस्जिद को गिराएंगे। और ऊपर भी कुछ युवा हैं और नीचे यहाँ पर बुलडोजर से मस्जिद कमेटी के लोग खुद ही आज मस्जिद को गिरा रहे हैं। दरअसल जिस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है वो सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 10 साल पहले इस मस्जिद को तालाब के ऊपर खड़ा कर दिया गया। यहाँ पर मस्जिद कमेटी ने खुद ही ये फैसला लिया कि मस्जिद को गिरा देंगे। इससे पहले प्रशासन ने 4 से 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि आप खुद से ये काम करें, नहीं तो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। और उसके बाद स्थानीय लोग खुद ही मस्जिद को गिरा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर भी मंगाया गया है और उसके साथ साथ स्थानीय कुछ युवा हैं जो ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं। विशेष जरा वो तस्वीरें भी आप दिखा दें ऊपर, और ऊपर से भी मस्जिद को तोड़ने का काम यहाँ पर चल रहा है। ये स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है, मस्जिद कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले प्रशासन ने कहा था कि 4 से 7 दिनों का वक्त है, आप खुद से मस्जिद को गिरा दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन स्थानीय लोगों ने खुद ही ये तय कर लिया कि हम खुद ही मस्जिद को गिरा देंगे। हातिम सराय इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जहां तालाब की जमीन पर 80 मकान खड़े कर दिए गए थे और भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन को बेच दिया था। और अब अल्टीमेटम के बाद एक्शन जारी है। वहीं संभल से करीब 125 किलोमीटर दूर बरेली में भी पीले पंजे का प्रहार जारी है। बरेली हिंसा के आरोपी नफीस के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। एक एक ईंट को जमींदोज किया जा रहा है। नफीस रजा का बारात घर मिट्टी में मिल चुका है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव के रजा पैलेस को जमींदोज किया गया। वहीं मौलाना को शरण देने वाले के घर को सील किया गया है। यानी मैसेज क्लियर है, दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल 26 सितंबर को बरेली में हिंसा भड़की थी, जिसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एक तरफ दंगाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, तो वहीं अवैध तरीके से इकट्ठा की गई संपत्ति पर भी बुलडोजर एक्शन जारी है। रिपब्लिक भारत इस समय जो अवैध अतिक्रमण रहा बुलडोजर के अंदर, कैसे उस पर देखिए बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रजा बारात घर की देखिए तस्वीर है, जो अब यहाँ पर मिट्टी में मिलाया जा चुका है। 4 से 5 बुलडोजर इस पूरी कार्रवाई में लगे रहे और अब मैनुअली जो थोड़े बहुत हिस्से बचे हैं उसको देखिए मजदूर जो है यहाँ पर गिराने में लगे हुए हैं। आकाश, उधर देखिए जो मजदूर लगे हैं उधर फोकस करिए। देखिए कई सारे मजदूर जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर देखिए उस टीन शेड को हटाएंगे। उस टीन शेड को हटाने के बाद फिर जो है बुलडोजर धीरे धीरे अंदर जाएगा। सबसे बड़ी कार्रवाई आईएमसी महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खां के बारात घर रजा पैलेस पर हुई। नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया। बरेली प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस ने भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने उस घर को भी सील कर दिया जहां मौलाना तौकीर रजा को छिपा कर रखा गया था। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनके सहयोगियों और समर्थकों पर भी शिकंजा कस रहा है। 20 से 30 घर जो है इस पूरे मैरिज बारात घर वाले एरिया में बन जाते हैं। तो कैसे लोगों की देखिए संपत्तियों पर कब्जा किया गया और ये अवैध बारात घर बनाया गया उन बारातियों को देखिए यहाँ पर ठहरने के लिए। लेकिन अब तो दंगाइयों की बारात निकल रही है। जिस तरह से अपराधियों की बारात निकाली यहाँ की प्रशासन ने और 83 लोगों को गिरफ्तार किया, अब वो दंगाई भी इस तरह से हुजूम में यहाँ पर पहुँचे सलाखों के पीछे। वो भी भीड़ देखिए जिस तरह से इस बारात घर में रोका जाता था उन बारातियों से कम नहीं है। तो ऐसे में दंगाइयों की देखिए गिरफ्त लगातार हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल बरेली की सड़कों पर ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि उन बवालियों पर भी करारा प्रहार है जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। साथ ही बरेली में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर लिया गया है।
संभल से लेकर बरेली तक ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आज जहर के उस घूंट की जो दवाइयों के जरिए मासूमों को परोसी गई है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक ऐसे कई मामले आए जिससे बच्चों की मौत हुई है और अब इस मामले में केंद्र सरकार भी एक्शन में। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले दवा में जहर मिलाया, फिर एक के बाद एक बच्चों की मौत हुई और अब राजस्थान से मध्य प्रदेश तक प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कमलेश का परिवार बैतूल जिले के आमला ब्लॉक में रहता है। बीती 24 अगस्त को बच्चे की तबीयत खराब थी तो कमलेश अपने 4 साल के बेटे कबीर को लेकर डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास पहुंचे। डॉक्टर सोनी ने बच्चे को देखा और पर्चे में कुछ दवाई लिख दी, साथ ही वही जानलेवा कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप भी लिख दिया। कमलेश ने दवा खरीदी और बच्चे को पिलाई, लेकिन आराम नहीं हुआ। कमलेश दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसे ये कहकर टरका दिया गया कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं। ट्रीटमेंट के बाद उनने कोल्ड ड्रिप सिरप दिया और वो सिरप पिलाने के बाद बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने दोबारा ले गया वहाँ। दोबारा ले जाने के बाद उनने रिपोर्ट चेक की, ट्रीटमेंट किया तो वह तो ट्रीटमेंट के बाद उनने बताया कि वह तो किडनी खराब होने की संभावना है। तो उनने बोला कि वह तो नागपुर में जाके वह तो नाइट बार ट्रीटमेंट चला। उनने बोला कि वह घर ले जाओ, कोई संभावना नहीं है, किडनी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो मैंने वहाँ से वो भोपाल ले गया। भोपाल में बच्चे ने तो दम तो खत्म हो गया बच्चा। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई तो कमलेश ने उसे दूसरे डॉक्टर को दिखाया। जांच हुई तो मालूम चला कि बच्चे की किडनी में खराबी है। आनन फानन में बच्चे को नागपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल ने 24 घंटे में ही हाथ खड़े कर दिए। कमलेश ने हार नहीं मानी, बच्चे को भोपाल लाए और इलाज कराया। 15 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 8 सितंबर को बच्चे ने हार मान ली। बैतूल में जहरीली सिरप का शिकार केवल कबीर ही नहीं, एक और बच्चा है जिसकी जिंदगी जहरीली सिरप ने छीन ली। आमला ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अशोक नरवरे ने बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि एक और बच्चे की मौत जहरीले सिरप की वजह से हुई है। दोनों बच्चों का इलाज डॉक्टर प्रवीण सोनी ने किया था। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था, उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। अब छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से मौत पर एक्शन लिया जा रहा है। प्रतिबंधित कफ सिरप को जब्त किया जा रहा है। स्टॉकिस्ट, ड्रग डीलर, मेडिकल स्टोर प्रशासन की रडार पर हैं। करीब 300 बोतल कफ सिरप रिकवर की जाएंगी। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से हुई मौतों के बाद अब ड्रग डिपार्टमेंट भी एक्शन में है, क्योंकि ये जो सिरप है, कोल्ड ड्रिप सिरप जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट हुई है उन सब जगह पर देखिए फूड डिपार्टमेंट की टीम, ड्रग डिपार्टमेंट की जो टीम है वो इन दवाओं को रिकवर कर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उसी सिरप को जिसको प्रतिबंधित किया है, एक मैं सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये सिरप है जो कोल्ड ड्रिप सिरप, इसी को यहाँ पर देखिए जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते मौतों के आंकड़ों के बीच मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को सरकार 4-4 लाख की मदद देगी, साथ ही इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। इस बीच गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी से हमारे संवाददाता ने बात की तो उसने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा लिखी गई, अब जब है तो है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और आपकी क्लिनिक के बगल में ही आपका मेडिकल स्टोर है जिसकी प्रोप्राइटर आपकी पत्नी है, वहीं से सबसे ज्यादा बिकी है? सामने से भी बिकी है। 3 मेडिकल स्टोर हैं, इसको मिला के 2 मेडिकल स्टोर हैं। हम लोग किसी को कभी कुछ नहीं बोलते कि कहाँ से लाएगा कहाँ से नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आपका एक भतीजा है राजेश सोनी जो इस दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो अलग व्यक्ति है, मैं कैसे बोल दूंगा मेरा भतीजा है। आपका सगा भतीजा है हमारे पास? भतीजा नहीं है, लेकिन आपका रिलेटिव रिश्तेदार है। रिश्तेदार है। बहरहाल छिंदवाड़ा और बैतूल दोनों जिलों में 16 मासूमों की मौत जहरीली कफ सिरप की वजह से हो चुकी है। रिपब्लिक भारत लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारी इस मुहिम का असर भी देखने को मिला है। परासिया ब्लॉक के डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही श्रीसन फार्मा कंपनी के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन पर गैर आयतन हत्या और मिलावटी दवा की धारा में केस दर्ज किया गया है। साथ ही प्रदेश में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है।
सीएम मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही है। साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जानलेवा सिरप एक एक करके बच्चों की जान ले रही है। सरकार एडवाइजरी जारी करके बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय कंपनियों पर बजाय किसी ठोस एक्शन के मुहावरे वाले अंदाज में कह रहा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी, पहले आप अपनी आंखें खोल लें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन खबरों के साथ ही प्रहार में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।